तो दोस्तों, हम अध्ययनरत थे। अपना टॉपिक चल रहा था अनुसूचियां। और शायद मुझे याद है कि हमने अनुसूची नंबर जो 7 है उस तक अध्ययन कर लिया था। 7 में हमने देखा था संघ और राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। उसमें हमने 3 प्रकार की सूचियां देखी थी: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में हमने अलग अलग बातें देखी कि संघ सूची के जो विषय होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है, यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसी के निर्णय अंतिम होते हैं। उसके पश्चात हमने देखा राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। तीसरी जो सूची थी समवर्ती सूची, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को होता है, लेकिन दोनों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य अगर किसी विषय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाए, विवाद की स्थिति बन जाए, तो अंतिम जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का मान्य होता है। ऐसे कौन से विषय थे जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो हमने देखा था कि रक्षा से संबंधित, संचार से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, रेल से संबंधित, आयकर, नेशनल हाईवेज, विदेश नीति, विदेशी व्यापार, जनगणना, बंदरगाह, दिल्ली पुलिस, ऐसे जो विषय थे वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। संघ सूची में उनका वर्णन है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय हैं दोस्तों? तो उसमें हमने देखा था कि राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय लोक स्वास्थ्य, बहुत ही शानदार बात है, लोक स्वास्थ्य। उसके पश्चात भूमि, कृषि, सहकारिता से संबंधित विषय, इसके अलावा पुलिस, शराब, जेल, ये सारी बातें राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, जिनके ऊपर प्रत्येक राज्य सरकार को कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है और उन्हीं का विनिश्चय अंतिम माना जाता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो ये हमने देखा था शिक्षा, वन, सजा की प्रक्रिया, मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे जो विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। हमने ये भी देखा था संघ सूची में जब संविधान का निर्माण किया गया था तो 97 विषय रखे गए थे। वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे मूल संविधान में, वर्तमान में 61 विषय हैं। इसमें 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में निर्धारित कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं 5 राज्य सूची के विषय जोड़ने के पश्चात। तो ये आप बातें विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट विषय अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इनकी बातें आती हैं। तो ऐसे कौन से विषय हैं जो भविष्य में उत्पन्न होंगे? अवशिष्ट विषय यानी अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं जो भविष्य में उत्पन्न होंगे और इनके ऊपर कानून बनाने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास में रहेगा। तो दोस्तों, हमने 7वीं अनुसूची के बारे में ये बातें जानने की कोशिश की हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, इसका संबंध किससे है? भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा से। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, संविधान द्वारा
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा से संबंधित, भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो आप बताएंगे 14। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई थी? तो 14 भाषाएं थी। और वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में समाहित हैं। और इसमें मुख्य बात ध्यान रखेंगे, कौन सी भाषाएं जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो एक तो है अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। और इसके अलावा दूसरी राजस्थानी। दूसरी कौन सी? हमारी राजस्थानी भाषा। इन दोनों को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों। अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं में इनका प्रावधान नहीं है, इनका नाम नहीं है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता दिलाने की जो बात है, इसमें संविधान सभा में हमारी राजस्थान की रियासतों की ओर से बलवंत सिंह, कौन थे? बलवंत सिंह जी उदयपुर से थे, और माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता देने की मांग की थी। 23 नवंबर 1949 को इनके द्वारा की गई और 24 नवंबर को इनके द्वारा की गई थी। लेकिन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको संविधान में स्थान नहीं दिया गया, मान्यता नहीं दी गई। कौन कौन सी भाषाओं को? अंग्रेजी और राजस्थानी, दोनों भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में नहीं है। हालांकि मांग की जा रही है राजस्थानी भाषा की लंबे समय से। हाल ही में हमारे जोधपुर के जो महाराजा हैं गज सिंह जी, उन्होंने भी पत्र लिखा है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता दी जाए। विचार में कई बार आई है, लेकिन अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें शायद आप लोग जान रहे होंगे। उसके पश्चात आगे हम देखते हैं संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी मूल भाषाएं कौन कौन सी थी? 14 भाषाएं। तो ये हम यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले है हिंदी, इसके बाद में उर्दू और संस्कृत। देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में मान्यता प्रदान की गई, लेकिन राजस्थानी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को प्रदान नहीं की गई। उसके अलावा कश्मीरी भाषा, कश्मीरी, इसके अलावा पंजाबी, इसके अलावा गुजराती,
गुजराती। इसके अलावा और कौन सी भाषाएं थी, तो महाराष्ट्र में मराठी, ध्यान देंगे दोस्तों, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में, पंजाबी पंजाब में, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में। इसके अलावा तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो क्षेत्र है वहाँ पर तेलुगु भाषा। इसके पश्चात कर्नाटक में कन्नड़। इसके बाद में केरल में मलयालम। उसके बाद में तमिलनाडु में तमिल। उड़ीसा में ओडिसी, वर्तमान में ओडिया हो गया इसका नाम, ओडिया। 96वां संविधान संशोधन के माध्यम से ओडिसी भाषा को ओडिया भाषा बना दिया गया है। उसके बाद में बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा यानी पश्चिम बंगाल और असमिया, असम में। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ध्यान दे सकते हैं आप, हिंदी नंबर 1, दूसरी उर्दू, उसके बाद में संस्कृत, उसके बाद में कश्मीर की कश्मीरी, पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में तेलुगु भाषा, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की ओडिसी, वर्तमान में ओडिया नाम है इसका, और पश्चिम बंगाल की बांग्ला और असम की असमिया। ये प्रमुख रूप से कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 14 भाषाएं हैं जिनको मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में स्थान दिया गया था। तो ये तो होगी 14 भाषाएं, देख सकते हैं शायद 14 हो गई होंगी, 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं। तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, कैसे 22 भाषाएं वर्तमान में कैसे हैं। तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन ये हुआ 1967, और इसके माध्यम से जो भाषा जोड़ी गई वो कौन सी थी? सिंधी भाषा। ठीक है, यानी 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता प्रदान की गई? तो सिंधी भाषा को, और ये 15वीं भाषा बनी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया, सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 1992 में। और इसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 3 भाषाओं का प्रावधान, 3 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। एक थी नेपाली, एक थी मणिपुरी और एक थी कोंकणी। तो 15वीं भाषा सिंधी हो गई, 3 और जोड़ देंगे तो 3 हो गई 18। उसके पश्चात एक अमेंडमेंट और किया गया, 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003, और इसके माध्यम से 4 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई उनको। और कौन कौन सी थी? बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली संथाली। ये 4 भाषाएं थी दोस्तों, जिसको 92वां जो अमेंडमेंट था 2003 में किया गया। इसके माध्यम से ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 थी, उसमें
इनके लिए मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में इनको भी स्थान दिया गया। तो कुल मिलाकर 14 पहले थी और उसके बाद में 8 भाषाएं ये हो गई, तो 14 और 8 कुल मिलाकर कितनी हो गई? 22 भाषाएं। हम देख रहे हैं कुल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में मान्यता प्राप्त? 22 भाषाएं हैं दोस्तों। यह आप विशेष रूप से तीनों फैक्ट ध्यान रखेंगे कब कब जोड़ी गई। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता प्रदान की गई। अब आपको पता है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का। कौन सा दर्जा दिया गया है दोस्तों? हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। और ये भी लिखा गया है संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों, संविधान प्रारंभ होने से 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा कामकाज की भाषा होगी। अंग्रेजी भाषा को कामकाज की भाषा के रूप में जब हमारे देश का गणतंत्र संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना, तब ये बात निर्धारित की गई कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा कामकाज की भाषा होगी। उसके पश्चात दोस्तों 1955 में भाषा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1955 में। और इस भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे दोस्तों? बीजी खेर। कुछ महत्वपूर्ण बात है वो मैं यहाँ आपका ध्यान दिलाने के लिए इसी अनुसूची में बता रहा हूँ। बाकी जो भाषा का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है, वहाँ इसके बारे में डिटेल से विस्तृत बातें की गई हैं। तो थोड़ी बातें यहाँ आपको ध्यान में रह जाएंगी जब आप 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी कब? 1956 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1956। और इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, इस रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक संसदीय समिति बनी। संसदीय समिति 1957 में। और इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, भाषा आयोग का गठन 1955 में। इसके अध्यक्ष बीजी खेर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 को सौंपी और इस रिपोर्ट की समीक्षा करने हेतु 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। और इस संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर 1963 में, कब? 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 कह सकते हैं आप, 1963 राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ। और ये लागू कब हुआ? तो ये भी ध्यान रख लेंगे आप। लागू 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ। ये लागू हुआ 26 जनवरी 1965 से। ध्यान हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों में अंग्रेजी भाषा कामकाज की भाषा होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ और इसके आधार पर यह तय हुआ कि अंग्रेजी भाषा, या इस प्रकार से कह सकते हैं, संघ और संसद के जो भी प्रयोजन हैं, जो भी कामकाज हैं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ये लीजिए दोस्तों, आप शायद इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। जो समयावधि समाप्त होने जा रही थी, 15 वर्ष जो जो नज़दीक आ रहे थे, तो इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि संघ सरकार या संसद के प्रयोजनों के लिए जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये बात थी दोस्तों 8वीं अनुसूची से संबंधित। मेरे ख्याल से आपको बेहतर समझ में आया हो। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, और ये 9वीं अनुसूची काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। अब जो हम आगे अध्ययन कर रहे हैं वो सारी की सारी अनुसूचियाँ भारत के संविधान में संशोधन करने के पश्चात समय समय पर जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कानूनों को, कुछ ऐसे कानून थे जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु जोड़ी गई अनुसूची। ठीक है, कुछ ऐसे कानून जिनकी भारतीय न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, ऐसे कानूनों को के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके लिए भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से यह अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहली अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची निर्धारित की गई। क्यों की गई? कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने हेतु जोड़ी गई थी। अब देखिए दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा सा मतलब है भूमि सुधार, या कह सकते हैं संपत्ति अधिग्रहण और अन्य कानूनों से इसका क्या है, संबंध है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखेंगे कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु और भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण और अन्य कानूनों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, जो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अब देखिए दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम यहाँ ध्यान देंगे, जब 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश गुलामी के चंगुल से मुक्त हुआ, तो भारत
आज़ाद तो हुआ लेकिन भारत विभाजन के रूप में, विभाजन होने के पश्चात अब आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारतवर्ष के एक विशाल भूभाग पर जो भूमि यानी जमीन हुआ करती थी उसके ऊपर बड़े बड़े जमींदार जागीरदार लोगों का अधिकार हुआ करता था। अधिकांश लोगों के पास में स्वयं की कोई जमीन नहीं हुआ करती थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के पश्चात विभिन्न राज्यों ने भूमि सुधार कानून, विभिन्न राज्यों ने क्या किया, भूमि सुधार कानून बनाए। भूमि सुधार कानून बनाए, ये ध्यान रखेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पश्चात अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ पर भूमि सुधार कानून बनाए और इसके माध्यम से, इन कानूनों के माध्यम से भूमिहीनों को भूमि या कह सकते हैं जमीन उपलब्ध करवाई। जमीन उपलब्ध कराई। इन कानूनों के माध्यम से क्या हुआ, ऐसे लोग जिनके पास में स्वयं की कोई भूमि नहीं थी तो इन लोगों को इन भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से क्या भूमि उपलब्ध करवा दी। कहने का मतलब राज्य ने बड़े बड़े जो विशाल भूखंड थे, जो जागीरदारों के अधीन हुआ करते थे, जमींदारों के अधीन हुआ करते थे, उन भूखंडों को अपने अधीन ले लिया और भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को वितरित करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, जब ऐसा होने लगा तो इस बात के लिए पहली बार न्यायालय में मामला दर्ज किया गया और उसका नाम था कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और ये मामला था 1951 का। कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951। ये बिहार के जमींदार थे कामेश्वर प्रसाद। जब इनके पास में विशाल, कहने का मतलब जमीन का एक बड़ा भूभाग हुआ करता था, तो इनकी जमीन राज्य ने अपने यहाँ भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से अधिकृत कर ली। तो इन्होंने अपनी जो अपील है, पिटीशन है, वो दायर की कहाँ पर, पटना हाई कोर्ट में इन्होंने अपना मामला दर्ज करवाया कि हमारी भूमि सरकार ने अधिकृत कर ली है। तो कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 के मामले में पटना हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, ये भी ध्यान रखेंगे। ये निर्णय दिया कि निर्णय देते हुए कहा कि बिहार की भूमि सुधार कानून असंवैधानिक है। बिहार के भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने? पटना हाई कोर्ट ने। देखिए दोस्तों, क्रमबद्ध रूप से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय देते हुए क्या कहा, बिहार के भूमि सुधार कानून क्या है, असंवैधानिक है। ये घोषित कर दिया किसने? पटना हाई कोर्ट ने। ठीक है। और साथ ही देखिए दूसरा न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने
भूमि सुधार कानूनों को सही ठहराया, भूमि सुधार कानूनों को सही ठहराया। एक तरफ बिहार के हाईकोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और दूसरा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था, इन्होंने भूमि सुधार कानूनों को सही ठहराया। ठीक है, और क्या निर्णय दिया कि भूमि सुधार कानून पूरी तरह से सही है, इनको पृथक से अनुसूचित करें, पृथक से अनुसूचित करें, यानी अलग से इनके लिए स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के पश्चात ही भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन क्या किया गया दोस्तों? फर्स्ट अमेंडमेंट कह सकते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया, और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची क्या जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। ये बिल लाया गया, प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और इसको जोड़ने के लिए जब बिल लाया गया था तो बिल का विरोध भी किया था कुछ नेताओं ने। बिल का विरोध किसने किया? बिल का विरोध किया एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक थे केटी शाह, ये बहुत बड़े संविधान विधि विशेषज्ञ थे। केटी शाह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, संविधान सभा के सदस्य थे। उसके अलावा एक थे आचार्य JB कृपलानी। इन्होंने इस बिल का क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची जोड़कर इसके माध्यम से क्या किया? विभिन्न राज्यों के 13 भूमि सुधार कानून इसमें जोड़ दिए गए। 13 भूमि सुधार कानून इसमें क्या कर दिए गए दोस्तों? संलग्न कर दिए गए, यानी जोड़ दिए गए। किसमें? 9वीं अनुसूची में। किसके माध्यम से? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। और इसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची के अंदर जिन कानूनों को जोड़ा गया है उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। नौवीं अनुसूची के अंतर्गत जो भूमि सुधार कानून या किसी भी प्रकार के कानून क्यों न हो, अगर जोड़ दिए गए हैं तो उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये निर्धारित कर दिया गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है? प्रथम संविधान संशोधन, इसको चुनौती दी गई। इसको क्या दी गई? चुनौती। इसको चैलेंज किया गया। किस मामले में? और ये चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। और ये कब की बात है? 1951। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन को कब चुनौती दी गई? 1951 में। किस मामले में चुनौती दी गई? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में चुनौती दी गई। और चुनौती के यहाँ पर आधार क्या रखे? चुनौती के आधार रखे कि अंतरिम
संसद, अंतरिम संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। क्योंकि आपको पता है इस समय अंतरिम संसद ही काम कर रही थी। जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हुई, वही संविधान सभा अंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो शंकरी प्रसाद मामले में इसको चुनौती दी गई कि प्रथम संविधान संशोधन तो संसद ही कर सकती है, इस समय संसद निर्वाचित नहीं है। तो यह आधार बनाया गया कि अंतरिम संसद संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। चुनौती का पहला आधार यह था। और दूसरा आधार क्या था कि इससे न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है उसका अतिक्रमण हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन का अतिक्रमण हुआ है। किसके माध्यम से? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की जो शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन उसका अतिक्रमण हुआ है। चुनौती के ये दो प्रमुख आधार प्रस्तुत किए गए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में 1951 में। 1951 में ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा, क्या कहा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया? देखिए निर्णय के आधार आप ध्यान रखेंगे। प्रथम जो फर्स्ट अमेंडमेंट है क्या कहा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि संविधान में किया गया जो पहला संशोधन है वो पूरी तरह से क्या है? सही है। कैसे सही है? अंतरिम संसद को पूर्ण संसद की शक्ति प्राप्त है। ये लीजिए, अंतरिम संसद ही क्या है? पूर्ण संसद है। और जो कोई कार्य करेगी वो क्या माना जाएगा? पूरी तरह से संवैधानिक माना जाएगा। ये निर्णय दे दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने। और तीसरा निर्णय में क्या कहा? जनहित के लिए कानूनों का समान संरक्षण आवश्यक है। ये लीजिए दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिए गए कौन से मामले में? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रथम संविधान संशोधन है इसको पूरी तरह से सही माना और अंतरिम जो संसद है इसको पूर्ण संसद की शक्ति प्राप्त है, ये भी निर्णय दिया। और तीसरी बात, जनहित के लिए कानूनों का समान संरक्षण जरूरी है, ये बात भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कही। और उसके पश्चात एक मामला और है दोस्तों, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती वाद कह सकते हैं 1973। केशवानंद भारती वाद 1973, ये तो भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा वाद माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्णय दिया?
68 दिन कार्रवाई चली थी इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया? तो ये दिनांक आप ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 1973। खास दिन है भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे। आप लोग खेल के शौकीन होंगे, क्रिकेट के शौकीन होंगे। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद का निर्णय आया और इसी दिन भारत में क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का भी क्या हुआ? जन्म हुआ था दोस्तों। तो इसलिए महत्वपूर्ण दिवस है 24 अप्रैल 1973। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और इसमें 13 न्यायाधीशों की, कितनी? 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी दोस्तों। कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? 13 न्यायाधीशों की पीठ। और इसने 7-6 से फैसला दिया, 7-6 से क्या हुआ? फैसला हुआ। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी। कौन थे? SM सीकरी। SM सीकरी अगले दिन रिटायर भी हो जाएंगे। SM सीकरी, सर्वमित्र सीकरी, केशवानंद भारतीवाद में इन्होंने फैसला दिया और ये उस समय भारत के क्या थे? चीफ जस्टिस यानी CJ। क्या निर्णय दिया दोस्तों? ये ध्यान रखेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय आया, इससे पहले कि किसी भी प्रकार के जो भी भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस दिनांक के बाद, 24 अप्रैल 1973 की दिनांक के बाद 9वीं अनुसूची के कानूनों को भी, 9वीं अनुसूची के कानूनों को भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। और इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इन कानूनों की क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कब के कानूनों की? 24 अप्रैल 1973 के बाद, इससे पहले के नहीं, इसके बाद के अगर कोई भी कानून है और वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत संलग्न हैं, जोड़े गए हैं, तो ऐसे कानूनों की न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायपालिका में उनको चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। और 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची के कोई भी कानून है, उसके निर्णय हैं, उनके निर्णय को भी न्यायपालिका में, या कह सकते हैं न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। अगर 24 अप्रैल 1973 के पश्चात कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में रखा गया है तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। और ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है न्यायपालिका। पहली बात। दूसरी बात है, अगर 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची के कोई भी कानून है, उन कानूनों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय दिया गया है तो उस निर्णय को भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। किसी भी प्रकार के कानूनों को, किसी भी प्रकार के दिए गए निर्णय को भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। कब के बाद में?
24 अप्रैल 1973 के बाद में। इससे पहले के कोई भी कानून हैं वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे, उनसे किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, केवल बाद के कानूनों की। और ये बात 2007 में, ठीक है, ये जो निर्णय वाली बात है, हेल्को जो वाद था 2007 का, उसमें सामने आई थी कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी कानून के अंतर्गत जो भी कोई निर्णय है उनको भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये एक अलग बात है दोस्तों कि इसमें अभी तक कुल कितने कानून हैं, जितने कानून हैं उसको न्यायपालिका के द्वारा रद्द नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून हैं, तो कुल कानून कितने हैं, 284 कानून हैं कुल। और इन 284 कानूनों में से कोई भी कानून न्यायपालिका के द्वारा रद्द नहीं किया गया, न्यायपालिका द्वारा रद्द नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। बहुत विशेष बात है, 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून हैं, 284 कानून हैं, और न्यायपालिका द्वारा इनको रद्द नहीं किया गया है। अभी तक किसी भी कानून को, 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को न्यायपालिका के द्वारा रद्द नहीं किया गया है। 284 जो कानून हैं इसमें 182, कितने, 182 कानून इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़े गए थे। देख लीजिए आप, 182 कानून किसके द्वारा जोड़े गए, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानूनों को रखा, 182 कानूनों का। और इन 284 में 35 कानून, ध्यान रखेंगे, बहुत विशेष बात है, 35 कानून ऐसे हैं, 35 कानून ऐसे हैं जिनका संबंध भूमि सुधार से नहीं है। देखिए कितनी विशेष बात है, भूमि सुधार से नहीं है, ठीक है। कुल 284 कानूनों में से 35 कानून 9वीं अनुसूची में ऐसे हैं जिनका संबंध भूमि सुधार से नहीं है। इनका संबंध आप कह सकते हैं आरक्षण, आर्थिक अपराध, आरक्षण, आर्थिक अपराध, या कह सकते हैं PCLT, जो कर्नाटक के अनुसूचित जातियों से संबंधित जो प्रावधान है, ऐसे कानूनों को रखा गया है। ऐसे कुल कानून हो जाते हैं कितने, 35 कानून। कुल मिलाकर कितने कानून हैं 9वीं अनुसूची में वर्तमान तक, 284 कानून हैं। 9वीं अनुसूची में अब तक कितने संशोधन किए गए, अब तक संशोधन, तो अब तक संशोधन बता सकते हैं 11। 9वीं अनुसूची में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए, 11, ठीक है। कब कब किए गए, या सॉरी कौन कौन से संशोधनों का संबंध 9वीं अनुसूची से है, तो प्रथम संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन, 32वां, 39वां, 40वां, 47वां, 66, 76 और 78, ठीक है। तो कुल संविधान संशोधन हुए हैं 11 9वीं अनुसूची में। पहला, चौथा, 17वां, 29, 32, 39, 40, 47, 66, 76 और 78, ये आप ध्यान रख लेंगे। कुल 11 संशोधन हुए हैं। प्रथम संविधान संशोधन मैंने आपको बता ही दिया है और 1951 में किया गया। ये अंतिम वाले आप और देख सकते हैं 76 और 78, 76 और 78। तो यहाँ 76वां संविधान संशोधन,
76वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 94, ठीक है, 94-95 कह सकते हैं। 76वां संविधान संशोधन 1994-95। इसमें तमिलनाडु क्या प्रावधान किया गया? तमिलनाडु के %69 आरक्षण का कानून जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में 69%, 69% रिजर्वेशन है। इस कानून को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। और इसके लिए संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 76वां संविधान संशोधन 1994-95 में ये लागू हुआ। और इसके अलावा 78वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन 1996। ये इसका संबंध है कर्नाटक भूमि सुधार, कर्नाटक भूमि सुधार एवं विशेष अधिनियम से। इसको भी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वापस एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं इसको 2 मिनट में, ताकि आप प्रत्येक मामले को अच्छी तरीके से समझ सकें। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? कुछ कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु इस अनुसूची को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से, जिसका संबंध भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण और अन्य कानूनों से है। केवल भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण से नहीं है, इसके अंतर्गत अन्य कानून भी आते हैं जो हम नीचे देख रहे हैं। अभी आए हैं 35 ऐसे कानून हैं जिनका संबंध भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण से नहीं है। और देखिए ये कानून क्यों पारित किया गया? तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पश्चात जमींदारों जागीरदारों के पास बड़ी मात्रा में ज़मीन हुआ करती थी, तो उनसे ज़मीन लेकर भूमिहीन किसानों मजदूरों को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ पर भूमि सुधार कानून पारित किए और भूमिहीनों को ज़मीन उपलब्ध करवाई। इस दृष्टिकोण से पहली बार मामला दर्ज किया गया पटना हाई कोर्ट में कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 में। और इसमें पटना हाई कोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को सही ठहराया। ठीक है, और क्या निर्णय दिया कि जो प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जो विभिन्न राज्यों के द्वारा निर्धारित किए गए जो भूमि सुधार कानून हैं वो सही हैं, राज्य इनको पृथक से अनुसूचित करें। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में क्या किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और विभिन्न राज्यों के 13 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ दिया गया। और जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कानून जोड़े गए उनकी न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये भी निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो बिल लाया गया था इसका विरोध किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केटी साय और आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में। और चुनौती की क्या आधार बताए कि अंतरिम संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, इससे न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अतिक्रमण हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि प्रथम संविधान संशोधन पूरी तरह से सही है और अंतरिम संसद को पूर्ण संसद की क्या है? शक्ति प्राप्त है और जनहित के लिए कानूनों का समान संरक्षण आवश्यक है। ये अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया। उसके बाद में केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 से फैसला दिया
24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया। तब हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वमित्र सीकरी थे। इन्होंने क्या निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के किसी भी कानून अगर वो 9वीं अनुसूची में है तो भी उनको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है और ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ठीक है। और 24 अप्रैल 1973 के पश्चात दिए गए निर्णय को भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है अगर वो कानून 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एहलकुन मामले में यह निर्णय दिया था। ठीक है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितने कानून आते हैं तो 284, और ये ऐसे कानून हैं जिसमें अभी तक किसी भी कानून को न्यायपालिका के द्वारा रद्द नहीं किया गया है, असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। 284 में 182 कानून इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़े गए थे और 284 में 35 कानून ऐसे हैं जिनका संबंध भूमि सुधार से नहीं है दोस्तों। इनका संबंध आरक्षण, आर्थिक अपराध, पीसीएलटी से संबंधित है। तो 35 कानून आप अलग रखेंगे जिनका संबंध भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण जैसे विषयों से नहीं है। 9वीं अनुसूची में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं तो 11 हो चुके हैं। पहला, चौथा, 17वां, 29वां, 32, 39, 40, 47, 66वां, 76वां और 78वां। लेटेस्ट हम देख लेते हैं। पहला हमने देख ही लिया था 76वां संविधान संशोधन 1994-95, और इसमें तमिलनाडु में 69% आरक्षण का जो कानून है वो जोड़ा गया है। ठीक है। और 78वां संविधान संशोधन 1996 के द्वारा कर्नाटक जो भूमि सुधार और विशेष अधिनियम के जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। उसके पश्चात अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये अनुसूची अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको एक बार समझ में नहीं आई तो पुनः देखें।